नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं टेट, यस टेट, सी टेट के लिए हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इससे पहले मैंने संस्कृत के 25 प्रश्न डाले थे, तो इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण आदि के सभी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए मिल, बी आप, सी अप, डी लाप। इसका विकल्प बी सही है, आप। यहाँ मिल मूल शब्द है और आप प्रत्यय लगा है, तो इस प्रकार से आप प्रत्यय जब लग गया मिल शब्द में तो शब्द बना मिलाप। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। किसी प्रत्यय होते क्या हैं? उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश हैं, शब्द के अंश हैं, टुकड़े हैं। तो उपसर्ग जब किसी भी शब्द के पहले लग जाता है तो उसके अर्थ को कभी कभी बदल देता है, कभी कभी एक नया शब्द बना देता है और कभी कभी शब्द में विशेषता ला देता है। और प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, जो अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द है। ए अच्युत, बी अटूट, सी अटल, डी अदे। इसका विकल्प ए सही है, अच्युत। यहाँ अच्युत शब्द है तो इसका अर्थ होता है जिसे अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया जा सके। इसको जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा आ प्लस च्युत। च्युत का अर्थ क्या होता है? जिसे अपने स्थान से, पद से अलग किया जाए, और जब उसमें आ उपसर्ग लग गया तो हो गया जिससे अपने स्थानीय स्थिति से अलग ना किया जा सके। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बी बाल कृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका विकल्प बी सही है, बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट जी ने प्रदीप पत्रिका का संपादन किया और यह भारतेंदु युग के रचनाकार थे। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, किस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? वो किस भाषा में रचित है? इसका विकल्प ए सही है, मैथिली। और यह रचना थी पत्रहीन नग्न गाछ। तो पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली रचना के लिए नागार्जुन जी को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न। प्रश्न 5, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी महापंडित राहुल सांकृत्यायन, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प सी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अन्य विकल्प देख लेते हैं। ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकार और चारण काल नाम दिया था। बी महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया और सबसे अधिक सर्वमान्य मत इन्हीं का है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ए आग, बी बच्चा, सी खिड़की, डी फूल। इसका विकल्प सी सही है, खिड़की। देशज शब्द वह होते हैं, जैसे देशज को आप तोड़ दो तो हो जाए देश प्लस जा, अर्थात देश में जन्मा।
तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में होती है, लेकिन यह पता नहीं चल पाता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से और कब से हुई, मतलब अपने ही देश में किस स्थान से हुई और कब से हुई, लेकिन यह पूरी तरह ज्ञात रहता है कि इनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई। ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। आग। आग क्या है? ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अग्नि। बी बच्चा। बच्चा क्या है? ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है वत्स। वत्स कैसे लिखेंगे? वा आधा ता और सा। फिर विकल्प डी फूल। फूल भी क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होता है पुष्प। इसका तत्सम होता है पुष्प। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7। आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अच्छ, बी चक्षु, डी अश्रु, सी अश्रु। इसका विकल्प सी सही है, अश्रु। इसका विकल्प सी सही है, अश्रु। तो आंसू का तत्सम रूप होगा अश्रु, और अच्छ और चक्षु ये भी तत्सम शब्द हैं, और ये इसका तद्भव होगा आँख। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी उपमा। इसका विकल्प ए सही है, अनुप्रास। जहां पर एक वर्ण दो या दो से अधिक बार अनेक बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का अर्थ ये है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्त्या अनुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार, श्रुत्या अनुप्रास अलंकार और अनत्या अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार है। लाटा अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ दो पंक्तियों में ऐसे पढ़ने में लगता है कि दोनों पंक्तियों का अर्थ समान है, लेकिन जब हम दोनों पंक्तियों का अन्वय करते हैं अर्थात उनके अर्थ को स्पष्ट करते हैं तो दोनों में अंतर रहता है। जैसे पराधीन जो जन, इसका अर्थ हुआ जो जन पराधीन है, परतंत्र है। नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, उसके लिए स्वर्ग और नरक क्या है? समान है। पराधीन जो जन नहीं, और जो जन पराधीन नहीं है, परतंत्र नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। स्वर्ग नरक ता हेतु, उसके लिए जो नरक होता है वो भी स्वर्ग के समान होता है। स्वर्ग नरक भी स्वर्ग के समान होता है। तो इसलिए यहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार कहाँ होता है? जहाँ कोई शब्द केवल एक बार आता है और उसके अर्थ दो या दो से अधिक निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु या प्राणी से की जाती है। देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 9। निम्न में किसमें ईला प्रत्यय लगा है? ए रंगीला, बी पथरीला, सी ए और बी, डी खाली। इसका विकल्प सी सही है, ए और बी। रंग यहाँ मूल शब्द है रंग, इसमें ईला प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? रंगीला। इसी तरह विकल्प बी में पत्थर मूल शब्द है, इसमें ईला प्रत्यय लग गया तो क्या शब्द बना? पथरीला। देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 10।
जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द ए अवीरा, सी असहाय, बी सबला, डी निगोढ़ा। इसका विकल्प ए सही है, अवीरा। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए विज्ञ, बी अनभिज्ञ, सी मूर्ख, डी मूढ़। इसका विकल्प ए सही है, विज्ञ। अज्ञ का क्या अर्थ होता है? जो कुछ ना जानता हो। यही अनभिज्ञ का भी अर्थ हो गया, जिसे कोई ज्ञान ना हो। मूर्ख माने भी क्या होता है? जिसके कोई ज्ञान ना हो, बुद्धि ना हो। डी मूढ़ का भी यही अर्थ होता है, कोई ज्ञान ना हो, बुद्धि ना हो। तो इसका विकल्प ए सही है, विज्ञ। देखें अगला प्रश्न, प्रश्न 12, काव्य में निहित अलंकार बताइए। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। ए अतिशयोक्ति अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी अन्योक्ति अलंकार। इसका विकल्प ए सही है, अतिशयोक्ति अलंकार। देख लो साकेत नगरी है यही। साकेत नगरी किसे कहा गया है? अयोध्या को। तो अयोध्या भगवान रामचंद्र जी की नगरी थी, वो ईश्वर थे। तो साकेत नगरी बहुत सुंदर रही होगी, वहाँ के भवन बहुत ऊंचे रहे होंगे, लेकिन इतने ऊंचे भी नहीं रहे होंगे कि वो स्वर्ग को छूने जा रहे हों। तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाता है कि वो झूठ सी प्रतीत होने लगती है। देखें अगला प्रश्न, प्रश्न 13, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम। तो यहाँ ये उसने को हम रेखांकित कर दे रहे हैं, और यही जो है रेखांकित है, ये टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो उसने देखिए रेखांकित हो गया है। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। ए निजवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। इसका विकल्प बी सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। यदि एग्जामिनर और अंदर घुस के आपसे प्रश्न पूछ लेता है पुरुषवाचक सर्वनाम का ये कौन सा भेद है, तो यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में मैं और हम शब्द आते हैं, मैं एक वचन और हम बहुवचन। मध्यम पुरुषवाचक में तू, तुम, आप, और अन्य पुरुषवाचक में ये है, वो, ये, वह, इसने, उसने आदि शब्द आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 14, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए हा, बी छा, सी औ, डी अय। इसका विकल्प डी सही है, अय। अय का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। आ प्लस ए बराबर अय। देखें अगला प्रश्न। अच्छा रुक जाइए, अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। प्रश्न, ये विकल्प बी जो है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। का, खा, गा, घा, अंगा, नहीं सॉरी ये छा है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा क्या होते हैं? कंठ होते हैं। चा, छा, जा, झा या तालु, तो इसका उच्चारण स्थान है तालु। चा, छा, जा, झा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान होता है दंत या दांत। पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ या ओष्ठ है। ये हा क्या है? हा का उच्चारण स्थान है कंठ। और ये ओ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। आ प्लस ओ बराबर ओ। आ का उच्चारण स्थान कंठ और ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ। तो ओ, आ प्लस ओ बराबर ओ, तो ओ का उच्चारण स्थान हो गया कंठोष्ठ है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 15, सेना नायक में समास है। ए द्विगु, बी अव्ययी भाव,
सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। इसका विकल्प डी सही है, तत्पुरुष। सेना नायक में तत्पुरुष समास है। यदि एग्जामिनर आपसे और अंदर घुस के पूछ लेता है सेना नायक शब्द में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो ये होगा संबंध तत्पुरुष समास। जब आप सेना नायक शब्द को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा सेना का नायक। तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास वहाँ होता है जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी में संबंध का बोध हो और इस समास के चिन्ह क्या होते हैं, का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने। तो सेना नायक, सेना का नायक, यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 16, मीडिया नवचिंतन कहाँ से प्रकाशित हुई? ए भोपाल, बी शिवपुरी, सी मैहर, डी रीवा। इसका विकल्प ए सही है, भोपाल। अगला प्रश्न, वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी भारतेंदु, डी इनमें से किसी को नहीं। इसका विकल्प बी सही है, महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा नामक कृति पर। किस पर? यामा नामक कृति पर। और ये उस समय पहली महिला थी जिन्हें पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, मतलब पहली महिला को। वैसे हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है चिदम्बरा नामक कृति पर। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? ए इक, बी हित्तिक, सी सा, डी का। इसका विकल्प ए सही है, इक। यहाँ साहित्य मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय लगाकर शब्द बना साहित्यिक। अगला प्रश्न। प्रश्न 19, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है? ए कमल, बी गुलाब, सी कल्प वृक्ष, डी केवड़ा। इसका विकल्प ए सही है, कमल। जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, शतदल, नीरज, इंदिवर, सरसिज ये सभी अरविंद के पर्यायवाची हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो ए अदालत, बी सिफारिश, सी चश्मा, डी तारीख। इसका विकल्प डी सही है, तारीख। तारीख अरबी भाषा का शब्द है और अन्य तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा? ए अंटारिका, बी अटालिका, सी अटालिका, डी अट्टालिका। इसका विकल्प डी सही है, अट्टालिका। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है? इसका विकल्प ए सही है, निश्चयवाचक। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि निश्चित रूप से किसी लड़के के बारे में कहा गया है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इससे निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है? ए खा, छा, ठा, बी धा, चा, डा, सी मा, शा, धा, डी या, दा, घा। इसका विकल्प ए सही है, खा, छा और ठा। महाप्राण वर्णवय होती हैं
कि जिनके उच्चारण में श्वास वायु बहुत अधिक मात्रा में बाहर आती है उन्हें हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या है 25 और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और इसमें प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं। तो का, खा, खा क्या हो गया? दूसरा हो गया, इसलिए महाप्राण है। चा, छा, छा भी दूसरा वर्ण हो गया, इसलिए ये भी महाप्राण है। टा, ठा, ठा भी दूसरा वर्ण हो गया, इसलिए ये भी महाप्राण है। तो इसका विकल्प ए सही है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा विकल्प है? ए सु प्लस आगत, बी स्व प्लस आगत, सी स्व प्लस गत, डी स्व प्लस आगत। इसका विकल्प ए सही है, सु प्लस आगत। यहाँ पर यड़ स्वर संधि है। यड़ स्वर संधि के पहचान का सबसे आसान तरीका ये है, जैसे कि स्वागत, स्वागत या वा से पहले यदि आप कोई भी आधा व्यंजन वर्ण देखो तो समझ लो कि वहाँ पर यड़ स्वर संधि है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठाएं, सांसें भरी, यहाँ सांसें होगा, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठाएं, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? ए अनुप्रास, बी एमक, सी उपमा, डी रूपक। इसका विकल्प ए सही है, अनुप्रास। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है या अनेक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अनत्यानुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। छेकानुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ 2 या 2 से अधिक वर्ण क्रम से 2 या 2 से अधिक बार आते हैं, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखो इसमें रा पहले नंबर पे आया है पहले शब्द में, तो दूसरे शब्द में भी रा पहले नंबर पे आया है। झा दूसरे नंबर पे आया है तो दूसरे शब्द में भी झा दूसरे नंबर पे आया है। फिर तीसरे में रा पहले नंबर पे आया है, चौथे शब्द में भी रा पहले नंबर पे आया है। हा दूसरे नंबर पे आया है पहले शब्द में, दूसरे शब्द में भी हा दूसरे नंबर पे आया है। सा तीसरे नंबर पे आया है तो दूसरे शब्द में भी सा तीसरे नंबर पे आया है। तो 2 या 2 से अधिक वर्ण जहाँ क्रम से 2 या 2 से अधिक बार आते हैं वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये जो 25 प्रश्न हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। और फिर भी यदि किसी प्रश्न में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बहुत अच्छे प्रश्न संस्कृत, हिंदी और पर्यावरण के मिलते रहेंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।